विस्तार से मैडम ने सभी तरह की योजनाओं के संबंध में आपको बताया। कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम बहुत अदब के साथ, बहुत आदर के साथ अपने परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करते हैं कि खाद्य आयोग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से आप कैसे लाभान्वित हो, अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों को मेरा जोहार। अभी तकरीबन 1 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लगभग अधिकारियों ने अपनी बातें रखी। मैं जो बातें रखी जा चुकी है उन बातों पर नहीं जाऊंगा। मैं सबसे पहले जो सवाल हर जगह पूछता हूं, ये सवाल आप लोगों से भी पूछूंगा कि आप लोगों को क्या ये पता है कि आप लोग क्या हैं? जो हर जगह लगता है वही आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहेली पूछ रहे हैं। कि मैं इसलिए पूछता हूं हर जगह कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप सिर्फ मुखिया नहीं हैं, आप इस समाज की नींव हैं। जब तक मुखिया मजबूत नहीं होगा तब तक जिला मजबूत नहीं हो सकता है। जब तक जिला मजबूत नहीं होगा तब तक समृद्ध राज्य नहीं बन सकता है। जब तक राज्य में समृद्धि नहीं होगी तब तक हमारा देश महान नहीं हो सकता है। आप सबसे निचली कड़ी नहीं हैं, आप सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, आप नींव हैं। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा इसलिए बनाई गई है कि मेरा ये हरदम मानना रहता है, क्योंकि मैं सकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति हूँ। मुझे यह लगता है कि हर परिस्थिति में हम समाधान तलाश सकते हैं, बशर्ते हम समाधान तलाशना चाहें। अब चूंकि आयोग में रहकर तमाम तरह की शिकायतें आती हैं, तमाम तरह के सुनवाइयाँ होती हैं, तो सुनवाई के क्रम में ही मुझे लगा कि ये शिकायतें कम आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि समस्याएं नहीं हैं। मुझे ये लगा कि शिकायतें कम आ रही हैं, इसका मतलब लोगों में जागरूकता की कमी है। क्योंकि तमाम अखबारों में, तमाम मीडिया के माध्यमों से इस तरह की खबरें आए दिन आती हैं कि आंगनबाड़ी में पोषाहार नहीं मिल रहा है, मिड डे मील में भोजन मेनू के अनुसार नहीं मिल रहा है या गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रहा है। हर जगह से खबरों में तो शिकायतें आती हैं, लेकिन लोगों का शिकायत नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और आयोग या कोई भी संस्था राज्य के हर व्यक्ति से सीधा संवाद नहीं कर सकता है, स्वाभाविक है कि आयोग भी नहीं कर सकता है। तो हमने एक बीच की कड़ी निकाली। मुझे लगा कि हर पंचायत के प्रतिनिधि अपने हर पंचायत के व्यक्ति से सीधे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े होते हैं। उनका आए दिन, हर दिन नहीं तो सप्ताह में 2 दिन 4 दिन में लगभग सब लोगों से मुलाकात हो जाती है। तो अगर हम मुखिया को जागरूक कर दें तो मुखिया के माध्यम से वो अपने पंचायत को लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि योजना क्या है, उनके अधिकार क्या हैं, तो आयोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना भूल गया, क्योंकि मैं इतने जिलों में गया, लेकिन हजारीबाग के बाद ये दूसरा जिला है जहाँ इतनी उपस्थिति है। और ये उपस्थिति ये बताता है कि आप लोग में जागरूकता है और आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ने को तैयार हैं, आप अपने अधिकार जानना चाहते हैं। इसके लिए हृदय की गहराइयों से आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है, क्योंकि अभी जब हम एमटीसी केंद्र गए थे तो हमारे किसी पत्रकार मित्र ने ये पूछा कि जब आपने समीक्षा बैठक की और जब आप एमटीसी केंद्र देखने आए हैं तो क्या आपको कमियां मिली क्या? मेरा जवाब जो था वो जवाब आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। मेरा जवाब ये था कि अगर कमी नहीं होगी मनुष्य में तो वो ईश्वर हो जाएगा, और कमी है तभी वो मनुष्य है, और कमी होना कोई अपराध नहीं है।
कमी को दुरुस्त करने का प्रयास न करना अपराध है। तो इसलिए आप लोगों में अगर कोई कमी है, आप लोग अगर जागरूक नहीं हैं, तो ये कोई अपराध नहीं है। हाँ, जागरूक होने के बाद उसके प्रति आगे न बढ़ना ये अपराध है। जैसे ये एक उदाहरण मैं बार बार हर जगह जिलों में देता हूँ, आप यहाँ पर भी दे रहा हूँ। यहाँ पर भी माँ बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे मित्र भी, हमारे भाई बंधु लोग भी हैं, तमाम तरह के धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर होंगे। हर धर्म में व्रत की प्रथा होती है, उपवास का एक कोई ना कोई दिन निर्धारित होता है कि अमुक दिन उपवास करना है, हर धर्म में होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता है कि आज उपवास का दिन है, तो आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होके आप कुछ खा लेते हैं। खाने के क्रम में आपके बड़े बूढ़े अगर आपको देखते हैं खाते हुए, तो वो आकर आपसे कहते हैं कि आज तो उपवास रखना था या आज व्रत था, आज तुम खा ली या तुम खा लिए। तो आपके का जवाब होता है, अरे हमको तो पता नहीं था, हम गलती से खा लिए। तो आपके बड़े बूढ़े क्या कहते हैं? आपके बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि चलो अनजाने में खा लिए, कोई बात नहीं, अब मत खाना, क्योंकि अनजाने में की गई गलती ईश्वर भी माफ कर देता है। तो मैं ये मान रहा हूं कि अब तक आप लोग अपने जिन अधिकारों से वंचित थे या जो जिन जानकारियों से वंचित होने के कारण आप अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे थे, तो वो अनजाने में हो रहा था। लेकिन आज के बाद अगर आप नहीं करते हैं तो ये अपराध होगा, क्योंकि पहले आपको जानकारी नहीं थी, अब आपको जानकारी है। अब आपको करना क्या है? योजनाएं बता दी गई, कागज पर देखिए, मेरी बातें आपको हो सकता है अधिकारियों को भी बुरी लगे, कुछ बातें आप लोगों को भी बुरी लगे, लेकिन जो सत्य है उसको तो हम कहें या कोई और कहे, सत्य तो सत्य रहता है, वो आज न कल सामने आएगा। देखिए, कागजों पर हर योजनाएं ऐसी लगती हैं कि हमारे यहाँ कोई त्रुटि नहीं है, पूरी व्यवस्था दुरुस्त है। जैसे अधिकारियों ने सारी योजनाओं के बारे में बताई, मैडम ने बताया ये ऐप है, ये ट्रैकिंग है, एमडीएम के बारे में सारी चीजें बताई। आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि पूरा कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, सब कुछ परिपूर्ण है। लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति है? नहीं है, नहीं है, ये आपने तो कह दिया। लेकिन क्या आप अपने आप से आपने कभी ये पूछा है कि अगर ये व्यवस्था में दोष है तो हमने क्या किया है? क्या हमने इस व्यवस्था को सुधारने में कुछ किया? कल ही आप ही के जनजाति समाज के में जागरूकता फैलाने वाले कुछ भाई बंधु सर्किट हाउस में कल मिलने आए थे। उनसे भी मैंने यही कहा कि देखिए, अधिकारी अच्छे हैं बुरे हैं वो विवेचना का विषय नहीं है। विषय ये है कि अधिकारी आज हैं, कल दूसरे जिले में रहेंगे, इनका तबादला हो जाएगा, लेकिन आपका तबादला नहीं होगा। आपका आपके समाज से जन्म जन्मांतर का संबंध है। आप अगर अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो आपका समाज बर्बाद होगा। आपकी वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी आपको कोसेगी कि देखो कैसा मुखिया हुआ था कि हमको हमारे समाज की स्थिति ऐसी कर दी। मैं इसलिए कह रहा हूं समाज खराब होगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं किन के लिए है? समाज के जो सबसे पीछे छूटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों का जो पोषाहार मिलता है किनको मिलता है? मध्याह्न भोजन किनको मिलता है? जो बच्चों को हम स्कूल लाने के लिए का प्रयास कर रहे हैं और उनको अगर उनके घर में पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है तो हम पौष्टिकता देने के लिए एमडीएम की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? हमारे गरीब बहनों को, गरीब माताओं को पोषाहार मिले, उनको राशि मिले। जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए है। और देखिए, समाज के अंतिम व्यक्ति, हर धर्म ये कहता है कि ईश्वर में, हर मनुष्य में ईश्वर का वास होता है, खासकर गरीबों में ही ईश्वर बसते हैं। आप अगर एक गरीब की मदद कर देते हैं तो आप समझिए कि ये कर्म नहीं है, ये धर्म है। और आपको तमाम
तरह की विकास योजनाओं में राशि खर्च करने के लिए आपके पास फंड आती होंगी। आप उन राशि का अपने विवेक से खर्च कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन मेरा आग्रह है, सिर्फ आपसे नहीं है, अब तक जितने जिलों में मैं भ्रमण किया हूँ, हर जगह मैंने करबद्ध आग्रह किया है कि आप एनएफएसए की योजनाओं को लागू करना अपना धर्म मानिए। और आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप इस धर्म का निर्वहन करके देखिए, आपको कितना सुकून मिलेगा और आपकी कितनी प्रगति होंगी। क्योंकि एक गरीब की दिल से जब वाह निकलता है तो उस वाह का क्या असर होता है, ये आपको एहसास तब होगा जब गरीब के दिल से वाह निकाल के देखिए। जब किसी गरीब की मदद कीजिएगा तो उसके दिल से वाह निकलता है, और मदद नहीं कीजिएगा तो उसी गरीब के दिल से आह निकलता है। अगर एक गरीब का हक आप चिंता देखेंगे या हक छीन रहा है उस पर आप खामोश रहेंगे, तो उसके, चूंकि वो गरीब है, वो निसहाय है, वो हो सकता है आपको, आपकी आलोचना आपके मुंह पे ना कर पाए, लेकिन उसके दिल से आह निकलती है, और वो आह आपको बहुत पीड़ा पहुंचाएगी। जितना पीड़ा पहुंचाएगी उतना ही उसका वाह आपको लाभ पहुंचाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आप लोगों को ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के अपने माता पिता के कर्मों से अगर आज मुखिया बन पाए हैं, तो आप इस समाज को कुछ दीजिए, समाज के लिए कुछ कीजिए। सरकार योजनाएं बना सकती हैं, लेकिन लागू कराने के लिए वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप अधिकारियों पर दबाव नहीं डालेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि अधिकारी आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो योजनाएं बनी हैं वो किन के लिए बनी हैं? आपके लिए बनी है, अधिकारियों के लिए नहीं बनी है। आप नहीं मांगेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि बच्चे भी जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब बहुत शिशु होते हैं, तब तक माँ को बच्चे के चेहरे से अंदाज लगा लेती हैं कि बच्चे को भूख लगा है। लेकिन बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चा जब तक मांगता नहीं है तब तक आप उसको भोजन देते नहीं हैं, क्योंकि तब चेहरा देखकर आप अंदाज नहीं लगा पाते। उसी तरीके से जब तक आप अपना अधिकार मांगेंगे नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं देगा। कल ही सर्किट हाउस में जब चर्चा हो रही थी तो मित्रों ने कहा कि सर नहीं, कई बार ये लगता है कि व्यवस्था इतना उलझ गया है, इतना कठिन परिस्थिति है कि लगता है हम लोगों को बोलने से भी अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जगह तो सब मिला हुआ है, कितना से लड़े। तो मेरा ये कहना है, उस मित्र को भी मैंने यही कहा और वही आप लोगों को भी कह रहा हूं कि अगर हम हार मान जाएंगे तो हम अपना अधिकार नहीं पा सकते हैं। आज तो कम से कम आपको, अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो आप पर कोई गोली चलाने वाला नहीं है, आपको कोई प्रताड़ित करने वाला नहीं है। लेकिन आज से 200 साल पहले जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा करते थे तो उनको प्रताड़ित किया जाता था, उन पर गोलियां चलाई जाती थी। अगर वो हार मान गए होते, अगर वो ये मान लेते कि नहीं इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, चलो संघर्ष छोड़ दो, तो क्या आज हम इस अवस्था में रहते? क्या हम आज़ाद हिंदुस्तान के वासी आज कहला पाते? उन्होंने उतनी कठिन परिस्थिति में भी संघर्ष नहीं छोड़ा, तो आज के लिए आपके लिए संघर्ष करना कठिन नहीं है। आज सरकारें चाहती हैं कि आप अपनी आवाज उठाएं, आज आयोग चाहता है कि आप अपनी आवाज उठाएं, बावजूद इसके आप आवाज नहीं उठा रही हैं, मतलब आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो आप अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप कई बार अपने आप से पूछिए, देखिए हर व्यक्ति का सबसे अच्छा गुरु स्वयं होता है। आप अपने आप से बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। जैसे हमारे मेंबर मैडम ने भी बताया कि कैसे डीलर मशीन में पर्चियां फंसा देते हैं, पर्ची नहीं देते हैं, कम राशन देते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पोषाहार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, मध्याह्न भोजन में जो गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें की जानकारी तो आपको है, लेकिन इसको दुरुस्त करना भी आपका कर्तव्य है। और इसके लिए आपको कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, उसकी एक व्यवस्था बनी हुई है। जिले में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी है, राज्य स्तर पर खाद्य आयोग है। खाद्य आयोग ने इसलिए लोगों तक अपनी पहुंच आसान करने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। जो आप लोग को किट दिया गया है उसमें व्हाट्सएप नंबर आयोग का लिखा हुआ है। आप स्वयं भी और आप अपने माध्यम से अपने पंचायत के सभी लोगों तक वो व्हाट्सएप नंबर पहुंचाइए। अगर आपको जो भी निर्धारित मात्राएं हैं
जो भी आपका अधिकार है, आपके लाभुकों का अधिकार है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप चुप नहीं रहिए, क्योंकि ये आप लोग भी जानते हैं कि कानून भी ये कहता है कि सिर्फ गलती करना या अपराध करने वाला ही अपराधी नहीं होता है। जो अपराध देखकर चुप रहता है वो भी अपराधी माना जाता है। तो अगर आपके सामने आपके लोगों का अधिकार दबाया जा रहा है, उनका हक मारा जा रहा है और आप भी चुप हैं, तो जो अधिकार से वंचित कर रहा है वो जितना दोषी है उतना दोषी मैं उनको भी मानता हूं जिनके सामने ये घटनाएं हो रही हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों को भी ये कहिए अपने अधिकार के लिए आगे आएं। दूसरा मेरा सभी मुखिया लोगों से आग्रह होगा कि अगर इसमें आप अपने फंड के माध्यम से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते हैं तो आप जिला प्रशासन इस संदर्भ में आपको सहयोग करेंगे। मैं अमूमन अधिकारियों की तारीफ नहीं करता हूं, क्योंकि मूलतः मैं पत्रकार रहा हूं, तो पत्रकार का काम होता है आलोचनाएं करना, इसलिए मैं आलोचना ज़्यादा करता हूं, तारीफ कम करता हूं। लेकिन कल उपायुक्त से मेरी बातचीत हुई, आज मैं एमटीसी केंद्र भी देखने गया, सिविल सर्जन ने तमाम चीज़ें दिखाई। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी जो जिले के आपके अधिकारी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं ये तो मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूं, लेकिन संवेदनशील हैं। और किसी भी अधिकारी के लिए संवेदनशील होना इस बात को दर्शाता है कि वो उनमें आत्मीयता है और लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे अधिकारियों के बीच यदि आप इन योजनाओं को सफल नहीं बना पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको अगर आज मुखिया बनाया गया है तो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप नाली बनाएं, आप पुलिया बनाएं, आप सड़क बनाएं, इसलिए भी बनाया गया है कि गरीबों को ये भरोसा है कि मुझे कोई तकलीफ होगी, मुझे कोई दुख होगा तो मुखिया जी मेरे साथ खड़े रहेंगे। तो मेरा ये पूरा कार्यक्रम इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि आपकी मदद कोई नहीं करेगा, आपकी मदद आप स्वयं करेंगे। आप अगर अपनी मदद नहीं कर पाइएगा तो मैं जैसे कल भी एक मित्र को कह रहा था और सामान्य तौर पर मैं हर बार कहता हूं कि अगर मुझे मुक्ति चाहिए, इस मानव शरीर से मुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे ही मरना होगा। मेरे किसी दूसरे के मरने से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती है। उसी तरीके से मैं इस पंक्ति को आगे बढ़ाता हूं कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो आप ही को लड़ना होगा। आपके अधिकार के लिए कोई लड़ने नहीं जाएगा। आप चुप रहिएगा तो आप अपने अधिकार से वंचित रहिएगा, आपके लोग अधिकार से वंचित रहेंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि किसी को कोस लेने से, अधिकारी को कोस लीजिए, आप तमाम किसी को भी कोस लीजिए, कोसने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको समाधान के लिए आगे आना होगा। और आयोग ये मानता है कि मुखिया और आयोग एक दूसरे के पूरक हैं। आप आयोग का सहयोग करेंगे तो हम बेहतर तरीके से एनएफएसए लागू करा पाएंगे, और हम आपका सहयोग करें, आप हमारा सहयोग करें, तभी हम इस राज्य को खुशहाल बना सकते हैं, हर लाभुकों को एनएफएसए का लाभ दे सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, पूरे जितने अधिकारियों ने बात रखी उसमें एक महत्वपूर्ण बात छूट गई कि आप लोग सतर्कता समिति, जिसको निगरानी समिति भी कहते हैं, क्या आप लोगों को मालूम है कि इसके पदेन अध्यक्ष मुखिया होते हैं? क्या निगरानी समिति का गठन हो गया है डीएसओ साहब? यहाँ निगरानी समिति का गठन हो गया है? क्या आप लोगों को जानकारी है कि आप लोग सतर्कता समिति या निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं हर पंचायत में? नहीं जानकारी है। ये बेहद दुखद है डीजारो साहब, ये बहुत चिंताजनक है। इससे ज़्यादा मैं बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने से अपने को रोक रहा हूँ। इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात नहीं हो सकती है कि अब ये बताइए कि ये निगरानी समिति का गठन होना चाहिए। निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ है। अगर किसी एक मुखिया ने शिकायत की होती तो शायद बहुत पहले गठन हो गया होता। ये 7 दिनों के अंदर ये गठित करके डीएसओ साहब, डीजारो साहब 7 दिनों के अंदर आयोग को बताइए। ये इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात नहीं हो सकती। देखिए, अगर नहीं हुआ है
तो आप लोगों को मैं जानकारी दे देता हूं, और आयोग ने जो किट दिया है उसमें भी इस बात का विस्तार से जिक्र किया गया है कि निगरानी समिति क्या होती है, उसका गठन कैसे होता है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, आपको करना क्या होता है। मूलतः आप पढ़ लीजिएगा, मैं सार में बता देता हूं। देखिए, जितनी भी योजनाएं हैं, पीडीएस है, एमडीएम है, आंगनबाड़ी है, इन सारी योजनाओं की निगरानी के लिए आपके वार्ड के जो सदस्य होते हैं, आप हैं, और भी जो आपके उसको क्या बोलते हैं, पंचायत सचिव नहीं, जो चुने जाते हैं, पंचायत समिति, हाँ, पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, वो सब कौन कौन मेंबर होते हैं उसमें विस्तार से लिखा हुआ है। आपकी जिम्मेवारी है। कई मुखिया ये कहते हैं, कई जिलों में ये बात रखी गई कि सर हम लोगों को अधिकार और मिल जाए ना, डीलर हमारे सामने में अनाज बांटे, गोदाम से हमारे सामने में अनाज का उठाव हो, क्योंकि इसमें तो हमारी कहीं कोई भूमिका है ही नहीं। हमको उसमें भूमिका हमारी तय की जाए, हमको अधिकार दिया जाए ताकि हम डीलर पर अपनी निगरानी रख पाए। ठीक है, आप लोगों का अन्य जिलों में मिले ये सुझाव गलत नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना है कि जो अधिकार अभी तक मिले हुए हैं, क्या आपने उन अधिकारों का पालन किया है, उन कर्तव्यों का आपने निर्वहन किया है? अभी आप निगरानी समिति के माध्यम से, निगरानी समिति की जो बैठकें होनी है, उन बैठकों में आपको क्या क्या करना है, आप सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप अधिकारियों को इसकी अनुशंसा कर सकते हैं, अधिकारी उस अनुशंसा पर कार्रवाई करेंगे, नहीं करते हैं तो आप आयोग को शिकायत करें। दूसरी चीज आप लोगों को ये एक जानकारी दे दूं, जैसे डीजीआरओ साहब ने अपने संबोधन में बात कही कि देखिए, आयोग ने यह तय किया है कि हम अब हर जिले में जो मुखिया बेहतर काम करेंगे, एनएफएसए के अनुपालन में अपनी भूमिका अग्रणी निभाएंगे, उन 3 मुखिया को हम हर जिले में सम्मानित करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कई लोगों ने ये पूछा कि सम्मानित में पुरस्कार राशि क्या होगी, तो मैंने राशि इसलिए नहीं रख सकता है आयोग, ऐसा नहीं है। आयोग के पास राशि की कमी है इसलिए नहीं रखा गया, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो जनसेवा होता है वो धन प्राप्ति के लिए नहीं होता है, और धन प्राप्ति का लोभ जहां है वहां जनसेवा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आयोग ने जानबूझकर नगद राशि नहीं रखी है। आयोग ने यह तय किया है कि आपके जिले में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको रांची में हम सम्मानित करेंगे, साथ साथ उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, उनके पंचायत में जाकर उनके काम की पूरी रिकॉर्डिंग होगी, उनके बारे में विस्तार से लिखा जाएगा, और वो राज्य स्तरीय और संभव होगा तो देश स्तर की टीवी चैनलों पर, अखबारों पर उसको फोटो से छपवाया जाएगा, तो कि ताकि वो अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, आपका अनुसरण कोई और कर पाए। कि मुझे लगता है कि कोई भी मुखिया या कोई भी जनप्रतिनिधि जितनी ख्याति चाहता है, पैसे से ज्यादा उसे ख्याति की मोह रहता है कि मेरा नाम लोग जाने, मेरा अनुसरण करें। इसलिए आप लोगों डीजीआरओ को हर जिले में उस सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, और सिर्फ उसमें अधिकारी को नहीं रखा गया है। जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले 2 लोग हैं उसको भी शामिल किया गया है, और उसका चयन हर जिले के डीसी करेंगे कि वो सामाजिक क्षेत्र के काम करने वाले कौन 2 लोग होंगे। वो लोगों की 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है, उसमें जिला पंचायती राज पदाधिकारी को शामिल किया गया है, जिला जन सूचना पदाधिकारी को शामिल किया गया है। कुल 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी तय करेगी कि जिले में किन मुखिया ने क्या बेहतर काम किया है। और इसलिए उस चयन प्रक्रिया से पहले आयोग हर जिले में जाकर मुखिया से संवाद करके उनको ये बताना चाहता है कि आपसे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, आप क्या करें तो एनएफएसए अक्षरशः लागू हो पाएगा। आप लोगों को जो योजनाएं बताई गई अधिकारियों द्वारा मैंने कार्यक्रम की रूपरेखा इसलिए इस तरीके से बनाई है ताकि अधिकारी पहले आपको ये बताएं कि उनके विभाग की योजनाएं क्या क्या हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जानकारी ही नहीं होती है
इसलिए आयोग ने अपना टैगलाइन ये बनाया है कि अधिकार जाने और अधिकार मांगे, क्योंकि जब तक आप अधिकार जानेंगे नहीं तो आप मांगेंगे नहीं। इसलिए अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया कि किस किस विभाग की क्या क्या योजनाएं चलती हैं। अब जो अधिकारियों ने कहा वो योजनाएं अगर नहीं हैं, नहीं चल रही हैं, तो ये अब आपकी जिम्मेवारी है कि अधिकारियों पर दबाव डालिए, अधिकारियों को ये कहिए कि आपने ये बताया था कि ये योजनाएं हैं, ये योजनाओं में ये कमी है, आप दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे हैं। आपकी बात अगर अधिकारी नहीं मानते हैं तो आयोग का व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत करें। मेरा आप लोगों से सिर्फ आग्रह ये है कि बदले की भावना से, किसी को नीचे दिखाने की नीयत से शिकायत मत कीजिए, क्योंकि इससे आप आयोग का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं और आप भी नकारात्मक चीज़ों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। आप कोई भी शिकायत करते हैं तो आप प्रमाण के साथ, अमूमन क्या होता है, मैं भी किसी गांव से ही आया व्यक्ति हूं, मुझे भी गांव की जानकारी है। अमूमन क्या होता है कि नहीं, तुम डीलर को तुम हीरो बनता है, तुमको औकात बता देंगे, तो औकात बताने के चक्कर में उसके खिलाफ शिकायत होती है। आप नहीं करते हैं, 5 लोगों से करवा देते हैं, तो उससे क्या आयोग भी अपनी सुनवाई में समय व्यर्थ कर रहा है। हाँ, उसकी कोई शिकायत है, वो अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो प्रमाण के साथ, क्योंकि आप अब मुखिया हैं और हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि पंच परमेश्वर होता है, आप में ईश्वर का वास होता है। तो अब आप सिर्फ अपने अधिकारों का दुरुपयोग मत कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इसी के लिए ईश्वर ने आपको अवसर दिया है कि आप समाज को कुछ दे पाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि आप लोग अपने यहाँ होर्डिंग लगवाइए। जितने भी एनएफएसए की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में होर्डिंग लगाकर अपने पंचायत भवन के बाहर, मिड डे मील में मेनू जैसे डीएससी अभी आप लोगों को वितरित करवा देंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों में जैसे डीएसओ को भी मैंने सुबह कहा कि आप मेनू हर आंगनवाड़ी केंद्र के बाहर हो, ये सुनिश्चित कीजिए। तो ये लोग अपने अपने केंद्रों पर करेंगे, स्कूलों में रहेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर आप पंचायत भवन के बाहर अपना डिस्प्ले करा देते हैं तो पंचायत के जितने लोग आने जाने वाले लोग हैं वो अगर देखेंगे तो उनको पता रहेगा कि इस कार्ड में इतना अनाज मिलना है, इस पोषाहार में, आंगनबाड़ी केंद्र में जैसा मैडम ने बताया कि इस कलर का ये पैकेट होता है, इस कलर का ये पैकेट होता है, इसमें ये होना चाहिए। सारी चीज़ों का विवरण अगर लिखा रहेगा तो लोग भी आते जाते अगर आंगनबाड़ी केंद्रों में वो वितरित होता नहीं देखेंगे तो वो जाके आंगनबाड़ी केंद्रों में जो भी लोग हैं उनको ये दबाव डालेंगे कि ये मिलना था, ये क्यों नहीं मिला। दूसरा, मैं जब, चूँकि यहाँ समय की कमी थी, मैं वैसा नहीं कर पाया, मैं अमूमन जिस भी जिले में जाता हूँ तो स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता हूँ, ताकि ये देख पाऊँ कि वो जो खाना अगर मेनू के अनुसार दिया भी जा रहा है तो क्या वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है। मेरा आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग समय कभी भी निकाल के अचानक बिना बताए जाइए, स्कूलों में बच्चों के साथ बैठिए और बच्चों के साथ बैठकर खाना खाइए, तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को जो खाना दिया जा रहा है क्या वो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, खाने लायक है या नहीं है। दूसरी चीज कि मध्याह्न भोजन में मेनू बनाया गया है, सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि हर जगह मेनू के अनुसार भोजन मिलता है, तमाम तरह के स्कीम्स बताए गए कि सेंट्रलाइज, नहीं मैडम आप करिए, नहीं मिलता है। तो यही मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने से पूछिए कि नहीं मिलता है तो मैंने क्या किया, ये अपने आप से पूछिए। यही बताने, यही जगाने के लिए हम लोग आए हैं। सिर्फ समस्या पर चर्चा करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम आप लोगों को के साथ मिलकर समाधान की चर्चा करनी होगी कि समाधान कैसे निकलेगा। हम बीमार हैं ये तो जानते हैं, सिर्फ ये जान लेने से हम ठीक नहीं हो जाएंगे। हमको ये जानना होगा कि हम ठीक कैसे हों। तो हमारी व्यवस्था में कमी है ये तो हम जानते हैं, लेकिन कमी दूर कैसे होगी,
हमको इस पर चिंतन करना होगा। देखिए, हमको और आपको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे समाज को दुरुस्त करने के लिए किसी दूसरे ग्रह से कोई नहीं आएगा। हम ही आपको मिलकर हमारी व्यवस्था बदलनी होगी, हमारी व्यवस्था में सुधार करना होगा। सरकारें योजनाएं बना सकती हैं, सरकारें राशि आवंटित कर सकती हैं, लेकिन सरकार हर योजना पर हर समय निगरानी नहीं कर सकती है। दावा भले कोई अधिकारी कर ले कि मैं औचक निरीक्षण करता हूं, मैं अमुक काम करता हूं, लेकिन उनसे संभव नहीं है। यह संभव आपसे है, क्योंकि आप अपने पंचायत में संचालित योजनाओं, खासकर मैं एनएफएसए की बात कर रहा हूं, एनएफएसए की योजनाओं की आप निरंतर निगरानी कर सकते हैं। आप निगरानी कीजिए, आप आयोग को शिकायत कीजिए, और आप अगर आयोग आपकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है तो आप आयोग के खिलाफ आवाज उठाइए, हमारे खिलाफ आवाज उठाइए। जब तक हमारी भी आलोचना नहीं होगी तो हमको भी अपनी कमी का एहसास नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं होगा कि हम गलतियां कहां कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, गलती करने वाला ही इंसान है। अगर हम गलती नहीं करते तो मुझे लोग भगवान कहते। गलती, हाँ, गलती आप बताएंगे, हमारी आलोचना करेंगे, हम उसमें सुधार नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम जानबूझकर कर रहे हैं या निजी फायदे के लिए कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी, आज डीजीआरओ के साथ जन सुनवाई हो रही थी, इन्होंने स्वीकार किया कि सर मुझे पता नहीं था। हम अब इन बातों का ध्यान रखें, तो मैं इस बात के लिए तारीफ करता हूं डीजीआरओ की। गलती होना कोई अपराध नहीं है, गलती न मानना अपराध है। तो इसलिए हमारी भी, अगर आयोग की भी कोई गलतियां होती है, खुल के बताइए। मैं आलोचनाओं का स्वागत करूंगा, मुझे खुशी होगी, कोई तकलीफ नहीं होगा कि अगर आप मेरी आलोचना करेंगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, मुझे खुशी होगी कि चलो कम से कम मुझे ये पता नहीं था, ये जानकारी मिल गई। इसलिए आप लोग इस भाव से ऊपर उठिए, लड़ना मत छोड़िए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना नहीं छोड़िए, लेकिन इस आवाज उठाने और लड़ने के क्रम में कानून भी अपने हाथ में मत लीजिए। हर चीज की एक व्यवस्था है, एक प्रावधान है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन कीजिए। और हम वैधानिक तरीकों से भी अपना अधिकार कैसे ले सकते हैं ये हम लोगों को मालूम है, सिर्फ हमको खुद को जगाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मुझे जितनी बात कहनी थी मैं कह चुका। अब आप लोगों से मैं, चूंकि कार्यक्रम का नाम ही है मुखिया संवाद, तो ये आप लोगों से संवाद करने के लिए हम लोग आए हैं। आप लोगों से सिर्फ आग्रह ये होगा कि अगर कोई शिकायत है, कोई राशन डीलर से, किसी आंगनबाड़ी केंद्र से, कहीं एनएफएसए से, जितनी भी योजनाएं हैं उससे जुड़ी अगर कोई शिकायत है तो आप शिकायत लिखित तौर पर दे दीजिए। ये संवाद का मकसद है सुझाव लेना, सलाह लेना कि क्या और किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, ताकि आपके अच्छे सुझाव को हम लिख पाएं और लिखकर हम सरकार से, संबंधित विभाग से पत्राचार कर पाएं, उस सलाह को इनकॉर्पोरेट कर पाएं। क्योंकि आयोग कोई नीति निर्धारण नहीं कर सकता है, आयोग नीति निर्धारण करने की संस्था नहीं है। आयोग उस नीति की अनुशंसा कर सकता है। तो अनुशंसा कर हम तभी कर पाएंगे जब अच्छे सुझाव आएंगे और अच्छे सुझाव हम सरकार तक भेज पाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोगों का, अगर कोई आप लोगों के पास कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो आप लोग दीजिए, और शिकायत है तो आप लिखित तौर पर दे दीजिए। क्योंकि शिकायत पर सुनवाई होती है, उसकी एक वैधानिक प्रक्रिया है। शिकायतों पर हम सीधा कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग शिकायत अगर हो तो आयोग को अभी दे सकते हैं या आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो दे सकते हैं। अब आग्रह करूंगा कि जिनके पास सुझाव हो, सलाह हो, वो हाथ उठाएंगे, उन तक माइक पहुंच जाएगा। जी, प्रणाम सर। जी, मेरा नाम हारिन तमसे है और मंझारी प्रकाट के बागा पंचायत से मुखिया हैं। मेरा थोड़ा सा इसमें सुझाव है। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो जिस प्रकार से वहाँ आते हैं कि हम लोग का जो अंडा सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है,
तो उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र जो मार्केट रेट है 7 से 8 रुपये मिलते हैं, जबकि हम लोग को सरकार जो 6 रुपये देते हैं, तो हम लोग उसको कैसे भरपाई करें कि कैसे बच्चों को खिलाए कि अब 6 रुपये में अंडा। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग को जो यहाँ पर बाद में सरकार पैसा देते हैं, पहले अपने पॉकेट से खर्चा करना पड़ता है। स्कूलों में भी स्कूलों के ही सर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल को देखते हैं। इसमें यही होता है क्या? ये तो आंगनबाड़ी केंद्र में मुझे जानकारी थी कि इसमें त्रैमास में हम लोगों को राशि उपलब्ध है सरकार के द्वारा से। एमडीएम प्राधिकरण के द्वारा त्रैमासिक हम लोगों को उपलब्ध कराया जाता है कुकिंग कॉस्ट। इस पर भी सर कुकिंग कॉस्ट और अंडा का जो राशि पूरक पोषाहार होता है वो भी हम लोगों को त्रैमास में ही या एक समयबद्ध जब 3-4 महीना हो जाता है तो हम लोगों को राशि उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या आपकी सलाह क्या है? सर इसमें जैसे शिक्षक लोगों का कहना है कि अभी हम लोगों के पास एक तो वेतन भी सही समय पर कभी कभार आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो हम लोग उधारी भी करते क्या हैं। शिक्षक का भी वेतन नहीं आता है? हाँ सर, उन लोग का कहिए वेतन भी समय पर नहीं आता है। जी, पारा शिक्षक लोग जैसे तो नहीं, पारा शिक्षक का भी क्या वेतन भी समय पर नहीं आता? ये किनकी बात कर रहे हैं? क्योंकि पारा शिक्षकों की भी हमारे यहाँ जो कमोबेश स्थिति है सर, हर महीना चूंकि मैं स्वयं साइन करता हूँ, उनका वेतन हम लोगों नहीं वो स्टेट से होता है, लेकिन जो हमारे लोकल प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी होते हैं उन हमारे पास रिकमेंड करते हैं उनका बिल वेतन विपत्र जो समरी होती है वो मैं स्टेट भेजता हूँ। इसलिए अगर कोई सेपरेट कोई पारा टीचर है जिनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे बात कर लेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति जिला में नहीं है कि किसी पारा शिक्षक का वेतन तय समय पर नहीं होता है। जी, जब हम लोग मासिक बैठक बुलाते हैं उसमें यही चीज़ वो लोग बोला जाता है कि जैसे हम लोग जाते हैं तो इस दिन ऐसे क्यों हुआ, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग के पास जो है कि पैसा की कमी है, हम लोग को नहीं मिलता है समय पर। तो यही चीज़ है कि अगर समय पर, और हम लोग खास करके मुखिया लोगों को इस पर किसी प्रकार का जानकारी देने में भी जो हिचकिचाते हैं, जब इस संबंध में अगर बीओ या वीडियो सबसे किससे बात करने का प्रयास करते हैं तब पर भी टोल मटोल करके इस चीज़ को दबा देते हैं। ठीक, मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सुझाव चूँकि पहली बार आया है और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि एक नई जानकारी मिली। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ कहना भूल गया, हर जिले में पहले संबोधन में कहता हूँ लेकिन इस बार संवाद में कह रहा हूँ। देखिए, जैसे आपने शिक्षक की बात की, हो सकता है कि वाकई उनको वेतन समय पर नहीं मिल रहा हो, लेकिन ये हर बार सच होगा ये मुझे नहीं लगता है। ये इसी संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ कि अमूमन कई बार डीलर की भी, राशन डीलर की भी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपने कमीशन के इशू हैं, उनको कमीशन कम मिलता है या जितना मिलता है वो पर्याप्त नहीं मिलता है। मैं इसलिए जब हर जिले में मुखिया संवाद मेरा खत्म हो जाएगा, राज्य के हर जिले में जब संपन्न कर लूँगा, उसके बाद मैं डीलर की समस्याओं को जानने के लिए भी, उनके समाधान के लिए भी मैं अलग से बैठक करूँगा, क्योंकि डीलर भी हमारे समाज के ही लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनकी भी समस्याओं का निदान करना हम सबकी जिम्मेवारी है। ये कहने के बावजूद मुझे ये कहना होगा कि डीलर अमूमन ये तर्क देता है कि हमको जो सरकार कमीशन दे रही है वो पर्याप्त नहीं है, मेरा घर का पालन पोषण इस राशि से नहीं हो सकता है, तो हम लोगों के अनाज में कटौती करेंगे, नहीं करेंगे तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे। एक तर्क ये देता है। दूसरा तर्क ये देता है कि हमको पीछे से अनाज कम मिल रहा है तो हम कैसे पूरा अनाज देंगे। ये अमूमन ये दो तर्क सामान्य तौर पर जो शिकायतें आती हैं उस माध्यम से जानकारी मिली कि डीलर बंधु हमारे ये तर्क देते हैं। अब इस तर्क का मेरे पास दो जवाब है, आप लोगों के पास भी कोई जवाब होगा तो अपने सुझाव में दीजिएगा। कि देखिए, कोई भी किसी भी डीलर को डीलरी देने के लिए सरकार उनके दरवाजे नहीं गई थी। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने इच्छा जाहिर की, उन्होंने सारी प्रक्रियाओं का पालन किया, तो वो पीडीएस दुकानदार बनाए गए। अब उनका घर नहीं चल पा रहा है, उनकी कमाई इतनी नहीं हो पा रही है कि उससे वो घर चला पाए, तो वो अपनी डिलीवरी वापस कर दें कि हमसे नहीं हो पाएगा। दूसरे तर्क की हमको पीछे से कम मिलता है, तो
डीलर से ये पूछिए, आज भी मैंने जन सुनवाई में भी कोई डीलर आए थे, उनको भी मैंने यही बात कही कि आपको पीछे से कम मिलता है तो आप पीछे से कम लेते क्यों हैं? आपने इसकी शिकायत की क्या कभी कि सर हमको अमुक अधिकारी के मिली भगत से हमको कम दिया जा रहा है, तो हमको अब हम लोगों का कटौती नहीं करेंगे तो हम कैसे बांटेंगे? आप शिकायत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम इस निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंचे कि इस लूट में आप भी शामिल हैं? आप भी शामिल हैं तो आप लोगों को, आपको लूटने की छूट नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके लिए भी आयोग है, आप आयोग को शिकायत कीजिए, आयोग आपकी शिकायत का निवारण करेगा। मैं एक उदाहरण हर जिले में देता हूं, यहां भी दे रहा हूं। मान लीजिए कि आप लोग या हम स्वयं कोई छोटा व्यापार शुरू करते हैं, हमको व्यापार में नुकसान होने लगता है या आपको नुकसान होने लग गया, तो अब हम अपने व्यापार की भरपाई के लिए, नुकसान की भरपाई के लिए ये तर्क दें कि नहीं हमको नुकसान हो रहा है, मेरा घर नहीं चल रहा है, तो अगल बगल से आने जाने वालों की हम पॉकेटमारी करेंगे। पॉकेटमारी करते हुए आप पकड़े गए तो पुलिस को आप कह रहे हैं कि नहीं सर हमारा घर नहीं चल रहा था इसलिए पॉकेटमारी की है, तो पुलिस आपको छोड़ देगी? पुलिस ये कहेगी ना कि तुम्हारा व्यापार में नुकसान हो रहा था तो तुम व्यापार छोड़ देते, तुम कोई और धंधा करते। इस धंधे में रहोगे, इस धंधे की भरपाई के लिए पॉकेटमारी करोगे तो वो पॉकेटमारी जायज नहीं ना हो जाएगा। इसी तरीके से डीलर की समस्याएं अपने जगह है। मैंने कहा कि उनकी समस्याओं के प्रति भी सहानुभूति है, उसको दूर करना भी हम सबकी जिम्मेवारी है, उसके प्रति हम लोग संवेदनशील हैं, हम लोग उसके प्रति भी विभाग से बातचीत कर रहे हैं, विभाग भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है। लेकिन जब तक समाधान नहीं निकलता है तो उसकी आड़ में उनको अपने व्यापार में या अपने दुकान के नुकसान की भरपाई के लिए दूसरों के अधिकार की लूट की छूट नहीं दी जा सकती है। इसलिए मैं मुखिया जी आपके सवाल के संदर्भ में ये उदाहरण मैंने इसीलिए लाया कि किसी का ये तर्क स्वीकार नहीं करना है कि किस परिस्थिति में तुम अंडा नहीं दे पा रहे हो। तर्क स्वीकार कीजिएगा तो धरती में आज तक कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका तर्क नहीं गढ़ा जा सकता है। हम तर्क सुनेंगे तो हम समाधान की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। आप सीधा ये कहिए हमको नहीं पता है, हम अनपढ़ आदमी हैं। मैं भी आयोग में सुनवाई करता हूं तो मैं भी यही कहता हूं कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं पता है भाई, हम ठिप्पा वाला आदमी है। हमको सीधा बताओ कि लाभों का अनाज मिला क्यों नहीं। हम ना कानून जानते हैं ना कानून जानना चाहते हैं, हमको सीधा बताओ क्यों नहीं मिला। नहीं मिला हम तुमको दंड देंगे, बस इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा हम पढ़े ही नहीं है। उसी तरीके से इसी भाषा का आप इस्तेमाल कीजिए। उसको अंडा मिलना था, नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्या वजह है, हम नहीं जानना चाहते। अब सीधा नहीं मिला, आप आयोग को प्रमाण भेजिए, शिकायत कीजिए, पहले डीजीआरओ को कीजिए, नहीं होता है आयोग को भेजिए, कार्रवाई होगी। तर्क सुनते रहिएगा तो हम और आप समाधान की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए और किसी को सुझाव हो तो। नमस्कार सर, मैं पार्वती किलो नौमुंडी प्रखंड से किरीपुर पश्चिम ग्राम पंचायत की मुखिया हूँ। तो हमारा जो क्षेत्र है सर वो लीज एरिया है, तो वहाँ जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ अपना भवन नहीं है, जिसके कारण वो लोग अच्छे तरह से संचालन नहीं कर पा रहे अपना आंगनबाड़ी केंद्र को। क्योंकि जिस क्वार्टर में वो लोग आंगनबाड़ी सेंटर चलाते हैं वहीं से कई महिलाएं पानी भी भरती हैं, तो इस तरह से बहुत सारा दिक्कत हो जाता है वहाँ करने में। और कई बार निरीक्षण में भी गए हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र कभी कभी बंद भी रहता है। तो अपना भवन नहीं होने के कारण वो लोग ये सब बोलते हैं कि हमारे पास तो भवन नहीं है, तो दूसरा के यहाँ करते हैं, तो ये सब दिक्कत आते रहती है। तो ये तो ठीक है, ये भवन नहीं है तो मैडम जी सर जहाँ पर भवन नहीं है वहाँ पर उनको किराया दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में 700 रुपये प्रति माह के दर से रेंट दिया जाता है। और इस वित्तीय वर्ष में जहाँ जहाँ का जो 2 साल का बकाया था उसके लिए राशि भी हर ब्लॉक को दी गई थी। अब वहाँ के सीडीपीओ अगर आए हैं तो वो इस बात को क्लियर कर पाएंगे। ये हैं क्या इनके क्षेत्र के सीडीपीओ हैं क्या? नामामुंडी सीडीपीओ? कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। आप मैडम आपकी समस्या का डीएसडीएम लोग मैडम देख लेंगे, जो संभव हो सकता है
वो चूंकि देखिए हम एक बात स्पष्ट कर दें कि आयोग की भी अपनी सीमा है। हम भी, मेरे लिए भी कार्य करने का एक निर्धारित तय किया गया है कि हम किस सीमा तक काम कर सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है तो आयोग केंद्र बनाने की सिफारिश नहीं कर सकता है। आंगनबाड़ी केंद्र में योजनाएं जो NFSA की संचालित योजनाएं हैं वो अगर नहीं चल रही हैं तो वो जिम्मेवारी है। लेकिन हम अपने ये कह के हम अपने आप को कोई सेफगार्ड नहीं दे रहे हैं। मैडम आपकी समस्या को देखेंगी और उसमें क्या निदान हो सकता है उस दिशा में प्रयास किया जाएगा। जी, और थैंक यू सर। जोहार, मेरा नाम दामू वाला, ग्राम पंचायत बिलिया मरचा, प्रखंड सदर। सर, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे बुजुर्ग, महिला और वृद्धा हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में राशन दुकान चल जाते हैं राशन लेने के लिए। उसका पंचिंग नहीं हो पाता है। डीलर बोल देता है कि जब तक पंचिंग नहीं होगा तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा। और आज मैं मिड डे मील के माध्यम से मैं आचू स्कूल में बात किया वहाँ के प्रिंसिपल से कि मिड डे मील जो आता है वो लेट होने या ठंडा हो जाने पर उस पर बदबू आ जाता है एवं गीलेपन हो जाता है। यही है मेरा सवाल है सर। नहीं, आपका मुखिया जी, आपका सवाल नहीं है, ये शिकायत है। मैंने आपको पहले कहा कि आपने अपनी बात रखी, ठीक है, मैं आपके सवाल को ले लेता हूँ, शिकायत को ले लेता हूँ। मैंने पहले कहा कि शिकायत हो तो लिखित रूप से दीजिए, सुझाव हो तो दीजिए। जैसे इन लोगों ने सुझाव दिया कि ये समस्या है, उसका ये सुझाव है, तो ये देख लीजिएगा कि इनकी क्या समस्या है, उसका क्या निदान हो सकता है। लेकिन शिकायत हो तो मैंने पहले आप लोगों से आग्रह किया, शिकायत हो तो लिखित रूप से दीजिए, सुझाव हो तो दीजिए, ताकि हम लोग मिलकर एक आगे की दिशा तय कर पाएँ कि हम लोग को कैसे बढ़ना है। जैसे मुखिया जी ने एक नई जानकारी दी जो मुझे भी जानकारी नहीं थी कि अंडे की राशि त्रैमासिक मिलती है। DSC ने भी इस बात की पुष्टि की और पारा टीचर को भी, कई पारा टीचर को समय से भुगतान नहीं मिल पा रहा है। ये नई बातें अगर आप बताइएगा तो हमारे भी हित में है, हम भी विभाग से पत्राचार कर पाएंगे, सरकार को पत्र लिख पाएंगे। और शिकायत कीजिएगा तो आप जब तक लिखित शिकायत नहीं कीजिएगा हम सुनवाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुझाव और सलाह हो तो दीजिए। जी सर, इसको पंचिंग वाला बताते हैं। हाँ, पंचिंग वाला बताइए। कहीं भी किसी भी पंचायत में ये शिकायत अगर आती है कि कोई वृद्ध आदमी है या कोई मजदूर है जिसका अंगूठा घिस गया है, वो किसी भी उंगली का, चारों पांचों उंगली का वो पंचिंग लेता है, लेकिन कोई भी अगर मान लिया पंचिंग नहीं ले रहा है, आप उसको चिन्हित करके हमको दे दें, हम उसको अपवाद पंजी में डाल करके ऑनलाइन करा देंगे। बिना उसके पंचिंग के उसको हर महीना राशन मिलेगा। अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जिसको खाद्यान्न जो हमारा राशन कार्डधारी है और पंचिंग नहीं कर सकता है, तो आप सिर्फ आवेदन हमको दे दें लिख करके, उस आदमी से आवेदन लेके आप सत्यापित करके दे दें कि हाँ इस व्यक्ति का अंगूठा नहीं लगता, पंचिंग नहीं होता। हम लोग उसकी एक ऑनलाइन पंजी बनती है अपवाद की, हम उसमें ऑनलाइन एंट्री कर देंगे। हर महीना उसको खाद्यान्न बिना पंचिंग के मिल जाएगा। ये प्रावधान है बाजाबता, हर जगह हम लोग BSO को भी, MO को भी बताए हुए हैं, डीलर को भी हम लोग हर मीटिंग में बताते हैं कि एक अपवाद पंजी संधारित करना है। उस अपवाद पंजी में जितने भी लाभुक आपके हैं, 2, 4, 5, 10, सबका उसमें बाजाबता हर महीना उसको बिना पंचिंग कराए हुए खाद्यान्न उनको उपलब्ध करा देना है। जी, और कोई? myself मनोरमा बिरुवा, मुख्य ग्राम पंचायत पड़सा। सर, इसमें हम जब आंगनबाड़ी गए तो उसमें देखे ना, वो लोग जो नाश्ता बनाते हैं वो जाली से बना रही थी, तो हम इसमें फ़ोटो भी ले लिए हैं मोबाइल में। इसमें क्या है कि अगर हम पूछे कि आप लोग झाड़ी से क्यों बना रहे खाना, तो बोले कि नहीं, 2-3 महीना से हम लोग को मध्य भी नहीं मिला है, मतलब जलवान तो राशि भी नहीं मिला है और सेविका लोग को मंदे भी नहीं मिला है। तो ये अगर उन लोग को टाइमली पेमेंट और जलवान का अगर सही समय में दिया जाए तो सही सलामत बच्चा को नाश्ता भी दिला पाएगी। हाँ मैडम, इसमें एक चीज़ कहना है कि अभी आपको सारे यहाँ पर मात्र मेरे ये में ख्याल है कि 131 आंगनबाड़ी केंद्रों को गैस सिलेंडर
गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, बाकी शेष आंगनबाड़ी केंद्रों को मिल चुका है और इनका जिले में भुगतान भी जिले स्तर से किया जा रहा है। उनको पहले जो शुरू में 2 सिलेंडर मिला वो खपत करने के बाद वो भरवाएंगी और जो उनका एजेंसी वाउचर देगा वो जमा करेंगी, तब पारित होकर राशि उनके पोषाहार खाते में जाएगी। आंगनबाड़ी की बात कर रही हैं, उसमें गैस गया है क्या, वो चेक कर लीजिएगा। तो हम चेक कर लेते हैं सर हम फोटो भी खींचे। नहीं विषय नहीं, ये मैडम अपने से करे हैं कि जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं सबको नहीं मिला है, खाली 113 बाकी। सबको नहीं मिला है। तो हो सकता है कि वही मैंने कहा कि चेक कर लेंगे कि आप जिस आंगनबाड़ी केंद्र की बात कर रही हैं उनको गैस सिलेंडर दिया गया है कि नहीं। अगर नहीं दिया गया है तब तो उनका कोई अपराध नहीं है, दिया गया है फिर भी झाड़ी से खाना बनाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो पहले ये पता करना होगा ना कि उनको गैस दिया गया है कि नहीं दिया गया है। नहीं, जैसे गैस दिया गया लेकिन अमाउंट जो गैस भरने का ना उन लोग को मिल नहीं रहा है। अच्छा, गैस उनको दिया गया है। मैडम वो तो अमाउंट अभी भी यहाँ, जैसे हम तो चाहे बस सदर में आए हुए हमको 1.5 महीने हो रहा है, तो हमने तो उनका बकाया बिल भी भेजा वो जिला में और अभी आवंटन आते पेमेंट हो जाएगी। माँ आपको मई तक का तो पोषाहार भुगतान हो चुका गैस के साथ। नहीं, बात ऐसे कि इनको डेली बनता है ना नाश्ता, तो उस हिसाब से उन लोग को गैपिंग नहीं होना चाहिए। ठीक नहीं, ठीक है। मैडम। आपकी सलाह क्या है? सलाह क्या है? सर इसमें सलाह वही कि है उनको कि राशि तुरंत हाँ, मिल जाए। हाँ, टाइमली मिल जाए। ठीक। जी, और कोई? मेरा नाम प्रवीण लगुरी, रंगड़ातू पंचायत, प्रखंड टोंटो। मेरा सर आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहूँगा। जो पीडीएस डीलर का जो दुकान है, उन लोगों के दुकान के बाहर में जैसे स्कूलों में मेनू चार्ट का बोर्ड लगती है, तो पीडीएस डीलरों के दुकान में भी राशन कार्ड के जो कार्डधारी हैं उनका संख्या उसमें अंकित हो और कितना टाइम को ओपन किया जाता है और कितना टाइम को क्लोज किया जाता है, इस पर बोर्ड के माध्यम से क्लियर उसमें लिखा हो, ताकि कोई भी ये मुखिया जी हम आपको रोकने के लिए क्षमा चाहेंगे। ये ऑलरेडी इसका प्रावधान है। जिस राशन दुकानदार के बाहर इस तरह का बोर्ड नहीं है, उस बोर्ड में हर कार्डधारी की संख्या, राशन कब आया, कब वितरित होना है, ये अनिवार्य है कि उसका विवरणी हो। जिन राशन दुकानदार के बाहर ऐसा विवरणी नहीं है, उसकी आप शिकायत डीजीआरओ को कीजिए। डीजीआरओ कार्रवाई नहीं करते हैं, आयोग को कीजिए। ये सुझाव नहीं है, ये ऑलरेडी प्रावधान है। डीएसओ साहब बताइए कि इस पर क्या। सभी पंचायतों में ये पूर्व से ही प्रावधान है। पहले तो समय बता दें कि समय आज के समय में डीलर का दुकान खोलने का सोमवार को उसका सार्वजनिक अवकाश है। प्रत्येक सोमवार को छोड़ करके बाकी 6 दिनों दुकान खुला रहेगा और सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच तक दुकान खुलेगा। ठीक है, सुबह 8 बजे से 2 बजे। उसके बाद के लिए अगर लोग हैं, लाभुक हैं, तो वो फिर जितना देर तक बांटे, लेकिन मिनिमम 8 बजे से 2 बजे तक प्रतिदिन वो खोलेगा। दूसरा है कि हर दुकान के बाहर में सूचना पट लगाना अनिवार्य है और अधिकांश जगहों पे हम लोग हर महीने चावल दिवस वितरण होता है, तो उसमें हम लोगों का कॉलम बना हुआ है कि जो मजिस्ट्रेट वहाँ खाद्यान्न वितरण कराने गए तो देखे तो वो बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ पाए या नहीं। दुकान के बाहर बोर्ड लगा रहना है, बोर्ड अद्यतन रहना है। तो ऐसा अगर नहीं होता है तो आप तो उस पंचायत के मुखिया हैं, आपके एक मुखिया के क्षेत्र में 4, 5, 8, 10 मैक्सिमम डीलर होंगे। इसको सख्ती से लागू कराइए और जहाँ नहीं लागू करता है तो उस डीलर के खिलाफ लिख करके दीजिए, सीधी कार्रवाई होगी। सर इसमें वही है कि उसमें बोर्ड भी नहीं पाया गया और उसमें जो भी है सारा चीज़, जो कार्डधारियों की संख्या अभी तक हमने जो गया था कहीं पर पाया नहीं गया। सर आप उसको वैधानिक रूप से लिखित एक चेतावनी दे दीजिए कि यदि आपके द्वारा बोर्ड नहीं लगाया गया तो मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई हेतु, उसके बाद देख लीजिए, अपडेट दे दीजिए कि 4 तारीख तक नहीं लगा तो हम लिखें, उसके बाद आप किसी भी दिन मुझे उसकी शिकायत। ये देखिए, ये ऑलरेडी प्रावधान है। ऐसा अगर आप नहीं पाते हैं, डीलरशिप को पहले कहिए कि देखो बाबू ऐसा प्रावधान है, ऐसा करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ हम लिखा पढ़ी करेंगे। जी जी, आप शिकायत कर दीजिए, वो प्रावधान है। इस सलाह की आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी विभाग का प्रावधान है। और ये डीलर, हर डीलर को पता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। उसको जब
अनुज्ञप्ति मिलती है तो उसको किस परिधि में रह के, किस नियम कायदे में रहकर दुकान चलाना है, ये उसको गाइडलाइन समय समय पर भेजा भी जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं, उसको पता है, क्योंकि उसको पता है कि बोर्ड लगाएंगे तो लोगों का राशन हम गायब नहीं कर पाएंगे, इसलिए जानबूझकर वो बोर्ड नहीं लगाता है। एक चीज़ और है सर कि हर महीना चूँकि राशन कार्ड में कुछ न कुछ लोगों का कमी बेसी होता है, जैसे नया कुछ लोगों का नाम उसमें जुड़ गया या कुछ लोगों का नाम उसमें से डिलीट हो गया, कुछ का रिक्ति बन गया, तो डीलर को ये निर्देश है कि प्रत्येक महीना जैसे ही वो जिस महीने का खाद्यान्न प्राप्त करके जाएगा तो वितरण करने के पूर्व वो अद्यतन अपना दुकान का लाभुक का सूची निकालेगा और बाहर में वो प्रदर्शित करेगा, चाहे 60 के प्रदर्शित करे या गुच्छा बना के टैग करके, जनरली यहाँ गुच्छा बना के टैग करके लगाते हैं ताकि आदमी आए तो अपना देख ले। तो वो आप इसको लागू करें, ये बहुत अच्छा है। इसमें कोई भी डीलर बहाना नहीं कर सकेगा कि आपका नाम नहीं है लिस्ट में, आपको नहीं देंगे खाद्यान्न, आप उसके लिस्ट से चेक कर लेंगे। इसको भी लागू करें, ये बहुत अच्छा प्रावधान है। हर महीना उसको निकालना है और ये अप टू डेट रहता है। चलिए मुखिया जी, और सुझाव है? नहीं सर, धन्यवाद। चलिए एक अंतिम सवाल, अंतिम सुझाव जो कोई हैं, क्योंकि समय हम लोग अपने निर्धारित समय क्रॉस कर चुके हैं। जी मेरा नाम जगजीवन किराई है, ग्राम पंचायत मुंडू, प्रखंड टोंटो से। जी हम लोगों का जो डीलर, मेरा पंचायत में टोटल 15 गांव है। 15 गांव में एक डीलर था जो 1 साल से सस्पेंड में है, तो उसके लिए हम लोग सुझाव डीएसओ को और डीसी सर को हम लोग आवेदन दिए थे कि वहाँ के GSLPS के माध्यम से जो महिला ग्रुप बना है उनको लाइसेंस निर्गत किया जाए। और उस पंचायत में जो 15 गांव है, कम से कम 1500 कार्डधारी है और वो लोग 30 किलोमीटर राशन लेने के लिए एक चौर से दूसरा चौर आते हैं। और उस पंचायत में अभी 2 टूर CRP कैंप बन गया है। जब पब्लिक राशन लेने आते हैं तो लोग को थोड़ा प्रताड़ित करता है। ये मेरा पंचायत की समस्या है। ठीक है, ये अच्छा सुझाव, इस पर गंभीरता। ये डीसी साहब ये लिखिए, इस पर डीसी से आप लिख के डीसी साहब को कहिए, कुछ स्पेशल प्रोविजन करेंगे। ठीक है, नहीं ठीक है, इसका निदान होगा, ये गंभीर विषय है। विशेष परिस्थिति में ऐसा मामला होता है तो हम लोग विभाग को लिख देते हैं। ये सामान्य सूचना ये है कि नया डीलरशिप अभी बैंड है, कहीं भी नया डीलरशिप हम नहीं दे सकते। नहीं, इसमें क्या प्रावधान हो सकता है? डीसी साहब को आप कहेंगे कि जो जिले स्तर पर कर सकते हैं, क्योंकि जो डीएसओ साहब बता रहे हैं कि किसी को जैसे आपका सुझाव था सर, हम लोग बंटवा देंगे नजदीक का। जो बंटवा देना नहीं, उनको नियमित तौर पर आप बंटवा तो एक बार देंगे, नियमित तौर पर उनकी दिखते हैं ये ना आए, उसका क्या समाधान निकल सकता है वो देखा जाएगा। क्योंकि देखिए, आप आइएगा, अलग से मिलिएगा मुझसे, बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हुए। आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। सुबह में जन सुनवाई का भी कार्यक्रम सर्किट हाउस में था, वो भी बहुत अच्छा था। और अभी का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। ये एक शुरुआत है, अब इस रास्ते पे आप आगे बढ़ें और आप जनप्रतिनिधि हैं। आप इन चारों क्षेत्र की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए और भी अच्छा काम करें। कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हम अधिकारियों को इसके संबंध में सूचना दें, जानकारी दें, क्या काम कहाँ नीचे में कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या दिक्कत हो रही, तो हम लोगों से भी मिल करके यहाँ पे अपनी बातों को रखें। हम लोगों को शिकायत यहाँ चाईबासा में बहुत कम मिलती है, जो हम लोग आमतौर पे देखते हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि कहीं वाया मीडिया नहीं जा करके सीधे आप मुझे कार्यालय में दें, या आपके प्रखंड में आपके BDO वहाँ BSO है, BDO या CO BSO, आप उनको उससे अवगत करा दें, उसका समाधान हो जाए। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।